टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में आज डिस्कस करते हैं सब। इससे पहले कि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरफ जाएं, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ की टाइप्स कौन सी होती है और डिजीज़ की खुद डेफिनेशन क्या है, डिजीज़ की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर आप में से कोई बताना पसंद करेगा डिजीज़ की डेफिनेशन, कोई बताना पसंद करेगा? डिजीज़ की डेफिनेशन सिंपल अपने अल्फाज और डिजीज़, हाँ, डिजीज़ की सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन ये है कि बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल स्ट्रक्चर में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस आ जाए तो इसको डिजीज़, इस कंडीशन को डिजीज़ कहते हैं। जब भी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में डिस्टर्बेंस आ जाए, वो नॉर्मल हो जाए, तो इसको, इस कंडीशन को हम डिजीज़ कहेंगे। अब डिजीज़ डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, जैसे कि आपकी टीम ने सेलेक्ट किया टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीज़ का। इस तरह डिजीज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मैंने चाहा कि उससे पहले कि डिजीज़ की डिफरेंट टाइप्स के बारे में, यहाँ वाइट बोर्ड नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि वाइट पेपर पे समझाने की कोशिश करूँ। डिजीज़ की मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। डिजीज़ को, जितने भी डिजीज़ हैं उसको मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जैसे कि यह है कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड, कॉन्जेनिटल डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज़। कॉन्जेनिटल डिजीज़ को हेरिडिटरी डिजीज़ भी कहते हैं। हेलो, ठीक है, सही। तो डिजीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। थोड़ा सा और लाउड करें ज़रूर, थोड़ा सा और लाउड करें। अगर इसके बगैर आवाज़ आ रही है तो हम इसके बगैर ठीक है। अच्छा, हेलो, हाँ अब सही। तो डिजीज़ की डेफिनेशन, जैसे हमने कहा कि डिजीज़ बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में, फंक्शन कोई भी फंक्शन हो रहा, बॉडी की फिजियोलॉजी में या बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएं, इसको कहते हैं डिजीज़। अब डिजीज़ को मेनली हमने 2 में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में। फिर उसके सब टाइप्स भी है। सबसे पहले कॉन्जेनिटल डिजीज़ है और एक्वायर्ड डिजीज़ है। कॉन्जेनिटल डिजीज़ को हेरिडिटरी डिजीज़ भी कहते हैं, जो बाय बर्थ होते हैं। बाय बर्थ कोई भी डिजीज़ हो, बाय बर्थ हो तो उसको कॉन्जेनिटल या हेरिडिटरी डिजीज़ कहेंगे। दूसरा एक्वायर्ड मीन्स बाद में जो हो जाती हैं, बर्थ के बाद, बर्थ नॉर्मल हुआ उसके बाद कोई डिजीज़ हुई, वो एक्वायर्ड डिजीज़ कहलाएगी। तो एक्वायर्ड डिजीज़ की फिर सब टाइप्स है 2। एक है कम्युनिकेबल, इसके बगैर ठीक है, सही, और तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। अच्छा, एक्वायर्ड डिजीज़ को 2 में डिवाइड किया जाता है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का दूसरा नाम है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ है जो एक दूसरे से लगती हैं, फैलती हैं, ठीक है, ट्रांसमिट होती है। जो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो डिजीज़ जो एक दूसरे को नहीं लगती हैं, जैसे डायबिटीज़ है। अगर आप में से किसी को डायबिटीज़ है या मुझको डायबिटीज़ है तो किसी को नहीं लगेगी, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं। इसमें इसके हेडिंग्स के अंडर 2 डिजीज़ आती हैं, डिफिशेंसी वाली डिजीज़ और फिजियोलॉजिकल डिजीज़। अब हेरिडिटरी में और कॉन्जेनिटल में 2 टाइप्स है, एक जेनेटिक है और एक नॉन जेनेटिक। जेनेटिक में जो जीन्स के ज़रिए फैलती है और नॉन जेनेटिक जो क्रोमोसोम के ज़रिए फैलती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एक्वायर्ड को पहले कंप्लीट करते हैं। तो डिजीज़ को 2 में डिवाइड किया, एक्वायर्ड एंड कॉन्जेनिटल। एक्वायर्ड में सब 2 टाइप्स है, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो हमारा टॉपिक है आज। ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। ये अलग डिजीज़, ये इसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लिस्ट पे रख सकते हैं, दूसरी डिजीज़ को। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ तो कवर हो जाएगा, उसकी सारी तफसील आ जाएगी। मुख्तसरन इनकी टाइप्स और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में डिफिशेंसी, सबसे डिफिशेंसी वाली डिजीज़, जैसे विटामिन सी की डिफिशेंसी होती है। विटामिन सी की डिफिशेंसी कौन सी डिजीज़ कराती है, किसी को पता है? विटामिन सी की डिफिशेंसी कौन? विटामिन सी, सिर्फ सी, विटामिन सी, हाँ, स्कर्वी, वो, हाँ, गम्स से ब्लीडिंग होती है, गम्स की स्वेलिंग हो जाती है और किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग आसानी से हो सकती है। अगर ये पहले होती थी, आजकल विटामिन सी की डिफिशिएंसी बहुत कम है।
जो लोग समंदर में जाते थे और महीने 2-3 महीने वहीं गुजारते थे तो विटामिन सी नहीं मिलता था, वो सिर्फ मछलियाँ वगैरह खाते थे वहीं की, और तो उनको अक्सर हो जाता था पुराने ज़माने में। फिजियोलॉजिकल डिजीज़ में डायबिटीज़ आ जाता है आपका, जो नॉर्मल बॉडी की हार्मोनल डिस्टर्बेंस है या दूसरे फिजियोलॉजी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाती है, वो फिजियोलॉजिकल डिजीज़, उसके सारे एग्जांपल इसमें आ जाते हैं। अब आते हैं जेनेटिक डिजीज़ में। जेनेटिक डिजीज़ में एक दो जेनेटिक जीन्स, अगर जीन्स के ज़रिए पहले वो जेनेटिक होगा, अगर नॉन जेनेटिक है तो वो क्रोमोसोम के ज़रिए फैलती हैं, जैसे ट्राइसोमी है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। लंबे कद वाले लोग होते हैं ना, बड़े लंबे कद वाले, या डाउन सिंड्रोम वाले जिसके कान थोड़े से छोटे होते हैं और मुंह बड़ा होता है, अक्सर फैमिलीज़ में अड़ोस पड़ोस में कहीं ना, हाँ, हाथों में भी पाम की भी निशानी भी होती है। तो हेरिडिटरी में जो जेनेटिक है उसकी एग्जांपल्स सिस्टिक फाइब्रोसिस है और हेमोफीलिया है जो जीन्स के ज़रिए फैलती है, और अल्जाइमर डिजीज़ भी है, हंटिंगटन डिजीज़ है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारी जीन्स के ज़रिए फैलती है। और जो क्रोमोसोम है, उसमें क्लिनफिल्टर है, टर्नर है और डाउन सिंड्रोम है, तो कॉन्जेनिटल हो गया। अब डिफिशिएंसी में और भी एग्जांपल्स है। कैल्शियम की डिफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होगा या ऑस्टियोपोरोसिस, और आयरन डिफिशिएंसी से क्या होगा, कॉमन चीज़ है, एनीमिया होगा। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। और बेरी किसी ने नाम सुना है? बेरी थायमीन डिफिशिएंसी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक फर्स्ट नंबर जो B1 है थायमीन, उसकी डिफिशिएंसी से बेरी होगी। और स्कर्वी तो बात हो गई, विटामिन सी की डिफिशिएंसी। अच्छा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में या फिजियोलॉजिकल की कुछ एग्जांपल्स, उसमें स्ट्रोक आ जाता है, एस्थमा आ जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है ना इसमें, ग्लूकोमा है, आई प्रेशर बढ़ गया है। नॉर्मल फिजियोलॉजी प्रेशर नॉर्मल है, अब बढ़ गया तो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, तो फिजियोलॉजिकल डिजीज़ होगी वो। डायबिटीज़ है, नॉर्मली इंसुलिन बढ़ना चाहिए जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाएं या इंसुलिन को बढ़ना चाहिए, तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है। टाइप 1 टाइप 2 उसकी डिटेल फिर फर्दर आगे है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पैथोफिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है उसमें। क्रोन डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़, इसमें फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ भी आ जाती है, सारी की सारी जितनी भी है ऑटो इम्यून वो डिजीज़ जो अपनी बॉडी खुद प्रोड्यूस करे या अपनी बॉडी खुद फाइट करे अपनी बॉडी को मारने के लिए। हाँ, जैसे अपने फ़ौज अपने मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी करे तो उस तरफ के, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, क्रोन डिजीज़ इसमें आती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और कोई एग्जांपल आपके जहन में है ऑटो इम्यून डिजीज़ की? नहीं, वो इन्फेक्शस डिजीज़ में आएगा, HIV इन्फेक्शस डिजीज़ में आएगा। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसकी मोस्ट कॉमन है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, और वो डायबिटीज़ भी करा सकता है अगर ऑटो इम्यून उसका कॉज हो। डायबिटीज़ की डिफरेंट कॉजेज़ होती है, वैसे डायबिटीज़ भी एक कॉज, ऑटो इम्यून भी एक कॉज हो सकती है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये समराइजेशन समझ में आ गई कि टाइप्स डिजीज़ की कितनी है, 2 है, एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल की 2 है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। जेनेटिक में जो जीन से फैलती है, नॉन जेनेटिक जो क्रोमोसोम से फैलती है। जीन और क्रोमोसोम में फ़र्क है, क्रोमोसोम और जीन में, क्रोमोसोम के अंदर जीन होते हैं। अच्छा, और एक्वायर्ड में फिर 2 टाइप्स हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल हम पढ़ेंगे अभी जो इन्फेक्शस है, और नॉन कम्युनिकेबल में फिजियोलॉजिकल डिजीज़ आती है और डिफिशिएंसी वाली आती है, डिफिशिएंसीज वाली और फिजियोलॉजिकल। तो इन्फेक्शस नेक्स्ट ये अच्छा, डिफिनेशंस पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इन्फेक्शस डिजीज़ की क्या डिफिनेशन है और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है उसकी मैंने समरी में हल्की छोटी डिफिनेशंस लिख दी। इन्फेक्शस डिजीज़ का मतलब क्या है या मानी क्या है? कॉज्ड बाय इन्फेक्शस एजेंट। कोई भी इन्फेक्शस एजेंट हो, कोई भी इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म हो, वो अगर बॉडी में डिजीज़ करा रहा है तो इसको इन्फेक्शस डिजीज़ कहेंगे। इन्फेक्शस एजेंट बहुत सारे होते हैं, अब उसकी एग्जांपल भी मैंने कुछ आगे दी है। इन्फेक्शस एजेंट या पैथोजन, इसको पैथोजन भी कहते हैं, इन्फेक्शस एजेंट को पैथोजन भी कहते हैं। इन्फेक्शस एजेंट इज़ दैट कॉज डिजीज़,
वो चीज़ जो डिजीज़ इन्फेक्शस डिजीज़ कराए वो इन्फेक्शस एजेंट है, सिंपल। इसकी एग्जांपल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे आ जाते हैं इसमें, वायरसेस आ जाते हैं जितने भी हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं और पैरासाइट्स सारे के सारे आ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आगे इंशाल्लाह। इन्फेक्शन की सिंपल डेफिनेशन यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट कॉजिंग टिश्यू डैमेज। अनकंट्रोल ग्रोथ है। नॉर्मल फ्लोरा भी बॉडी में होता है, नॉर्मल हमारी बॉडी में सर स्किन का अपना फ्लोरा है और जीआईटी का अपना फ्लोरा है, जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम का अपना फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वही ग्रोथ कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर वही नॉर्मल फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा अनकंट्रोल उसकी ग्रोथ हो या बाहर से कोई दूसरा पैथोजन, कोई दूसरा इन्फेक्शियस एजेंट आ जाए, उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो उस ऑर्गेनिज्म की, वो होस्ट में जिस बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है वो बॉडी क्या कहलाएगी? होस्ट। अगर वो उस होस्ट के ऑर्गन को, टिश्यू को, किसी भी चीज़ को डैमेज करे तो इसको इन्फेक्शन कहेंगे। इन्फेक्शन के 5 साइन होते हैं या इन्फ्लेमेशन के बाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5, रेडनेस, वार्म, डॉलर वगैरह। अच्छा, सुपर एडिड इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन। सुपर एडिड इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर एक इन्फेक्शन हो गया है उसके ऊपर एक दूसरा इन्फेक्शन हो जाए, इसको कहते हैं सुपर एडिड इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल आजकल कोविड चल रहा है, किसी को कोविड नमूनिया हो गया, सुपर इम्पोज वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी उसको हो गया साथ साथ। जाहिर सी बात है आईसीयू में है या वार्ड में है तो वहाँ हॉस्पिटल में दूसरे इन्फेक्शन भी है, साथ कोविड नमूनिया भी है और साथ साथ उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी हो गया, तो सुपर इम्पोज्ड है। उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, कोविड-19 कोरोना वायरल इन्फेक्शन है और उसको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, कॉमन फ्लू होता है या कोल्ड हो जाता है, उसके बाद सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को साइनोसाइटिस हो जाता है, किसी को नमूनिया हो जाता है, तो बैक्टीरियल नमूनिया। तो अगर एक पैथोजन ने बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ लड़ना, डिस्टर्बेंस पैदा कर ली, वो लड़ रहा है इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ, दूसरा इन्फेक्शन आ गया तो इसको सुपर इम्पोज। अ सेकेंड इन्फेक्शन सुपर इम्पोज्ड ऑन अ एयर लेयर 1 स्पेशली अ डिफरेंट माइक्रोबियल एजेंट ऑफ एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ओरिजिन। ये बॉडी के अंदर से भी वो सुपर इम्पोज इन्फेक्शन आ सकता है और बाहर से भी। दैट इज़ रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट बीइंग यूज्ड अगेंस्ट द फर्स्ट इन्फेक्शन। फर्स्ट इन्फेक्शन के खिलाफ जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सेकेंड इन्फेक्शन जो है वो उसको कवर नहीं कर रहा है, वो रेजिस्टेंट है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। सॉरी। अच्छा, होस्ट की डेफिनेशन ये है कि पैथोजन जिस बॉडी में इंसर्ट हो रहा है या जिस बॉडी के अंदर जा रहा है, जिस बॉडी को वो डिस्टर्ब कर रहा है, उस बॉडी को, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहेंगे, होस्ट, मेज़बान। और वायरुलेंस द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एन एजेंट टू कॉज रैपिड एंड सीवियर डिजीज इन अ होस्ट इज कॉल्ड वायरुलेंस। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी पैथोजन की वायरुलेंस आप कह सकते हैं कि इसकी वायरुलेंस बहुत ज़्यादा है, वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी से पेशेंट वो होस्ट को डैमेज कर देता है, इन्फेक्शन फैला देता है फ़ौरन से। कम्युनिकेबल डिजीज़ वही है जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन अनदर, जितने भी जी हाँ, एक दूसरे से, एक से दूसरे में लगती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। उसके सोर्स कोई भी हो सकता है, वो डायरेक्ट ईयर ड्रॉप से भी जा सकता है, ईयर ड्रॉप जैसे मैं खांसी कर रहा हूँ अभी, ईयर ड्रॉप प्लेट जो है फैल रहे हैं हवा में, ये इससे भी हो सकता है। और STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कम्युनिकेबल में आएगा। और कुछ इन्फेक्शन वाटर बोर्न होते हैं, वो पानी के ज़रिए फैलते हैं, कम्युनिकेबल है, किसी भी सोर्स के, एनिमल के थ्रू फैलते हैं। वेक्टर्स होते हैं, जैसे मच्छर के थ्रू फैल रहे हैं कुछ चीज़ें, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ आ गई। कंटीजियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन। इसमें कंटीजियस की एग्जांपल, एग्जैक्ट एग्जांपल यही है जो एयर ड्रॉपलेट के ज़रिए फैलती है, हाथ मिलाने से और खांसी करने से और एयर ड्रॉप। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन जिसके साइन एंड सिम्टम ना हो, इन्फेक्शन हो बॉडी में लेकिन साइन एंड सिम्टम ना हो पेशेंट को, तो ये सब क्लिनिकल यानी आप क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं है पेशेंट को, है इन्फेक्शन, आपने सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की एग्जांपल
फीमेल में अक्सर यूटीआई होता है, वो आप यूरिन डीआर कराते हैं तो उसमें ग्रोथ आती है, लेकिन फीमेल को सिम्टम नहीं होते। यूरिन बर्निंग, यूरिन फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ये जो यूरिन यूटीआई के सिम्टम है ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, वो नहीं होंगे। Opportunistic infection caused by a non-specific low virulence microorganism in immunocompromised individual। वो इंडिविजुअल जो इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड होंगे, जैसे एड्स वाले पेशेंट, HIV वाले पेशेंट, या ओल्ड एज है, उनको डिफरेंट कोमॉर्बिड्स है। कोमॉर्बिड से मुराद उसको मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उनको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, हार्ट डिजीज़ है, और एज ज़्यादा है, और उनकी एपिटाइट कम है, खाना पीना कम है, न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है, तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं। इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है। ऐसे पेशेंट और जिनको मल्टीपल इन्फेक्शन हो चुके हैं जैसे HIV वाले, तो उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। आमतौर पर जो हमें नहीं लग सकते उनको फ़ौरन लग जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट की बात हो गई। इन्फेक्शियस वो एजेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ कराए उसको इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट है। इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन को हम इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन कह सकते हैं। तो बैक्टीरियाज इसमें आ जाते हैं। बैक्टीरिया के वैसे 4 टाइप्स होती हैं, मतलब शेप के लिहाज से क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। तो कोकाई जो गोल होते हैं, राउंड, बेसिलाई लंबे लंबे होते हैं, और भी 2 टाइप्स हैं जो कर्व शेप होते हैं, कोमा शेप होते हैं। तो अच्छा, इसमें ग्राम पॉजिटिव भी आते हैं बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव भी आते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक इसी लिहाज से दिया जाते हैं। क्या जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको ऐसी एंटीबायोटिक दी जाती है जो एक ग्रुप है पूरा ग्राम नेगेटिव वाले ऑर्गेनिज्म को वो कवर कर रहा होता है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग होती है एक ख़ास किस्म की, अगर आपने पता ना हो तो मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ कर दी जाए और ग्रोथ को फिर स्लाइड पे रखते हैं और उसमें स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग में कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव आ जाते हैं, कुछ की स्टेनिंग नहीं होती है, तो उनको ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। अब दूसरे कैटेगरी पे वायरसेस हैं। वायरस DNA वायरसेस भी हैं, RNA वायरसेस भी होते हैं। कुछ वायरसेस एनवेलप होते हैं, एनवेलप में बंद होते हैं, और कुछ नॉन एनवेलप या अनएनवेलप वायरसेस होते हैं। जो 9-10 में इसकी क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट ईयर में भी है। फंजाई भी एक इन्फेक्शियस एजेंट है, ये पैथोजन है। ये डिसेमिनेटेड भी हो सकता है फंजाई की इन्फेक्शन, और लोकलाइज भी हो सकता है। डिसेमिनेटेड की कोई एग्जांपल, साथ में एग्जांपल इस वजह से कवर नहीं कर रहा हूँ, आगे एग्जांपल्स आएंगी इंशाल्लाह। तो डिसेमिनेटेड कोई ऐसा इन्फेक्शन है जैसे लंग की कोई फंगल इन्फेक्शन है, बॉडी में फैला हुआ है, पूरी बॉडी में डिसेमिनेटेड है, हर जगह है। लोकलाइज्ड का मतलब है किसी एक ख़ास जगह है, जैसे एथलीट्स फुट, हाँ, जो एथलीट्स होते हैं स्पोर्ट्स मैन अक्सर शूज़ पहनते हैं, तो उनके फिंगर के दरमियान इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। हाँ, फंगल इन्फेक्शन उनको वो लोकलाइज्ड है, एक ही जगह है। हाँ, या इसके दूसरी एग्जांपल, हाँ, हैंड पे होता है, उसको क्या है, रिंग बॉम नाम है, रिंग बॉम, डिफरेंट बॉडी पे, हाँ, गोल, तो वो लोकलाइज्ड है, किसी बॉडी के एक पार्ट्स पे हो रहे हैं। पैरासाइट्स की भी फिर उसमें 2 चीज़ें आ जाती है, उसमें प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स दोनों आते हैं। प्रोटोजोआ जो वो प्रोटेक्टिस्ट है, जो 9 किंगडम हमने पढ़े थे ना, तो 9 में उसमें ये प्रोटोजोआ प्रोटेक्टिस्टा है, किंगडम से ताल्लुक़ है, फाइलम से। किंगडम तो एनिमल ये है, और प्रोटोजोआ जो है वो फाइलम उसका प्रोटेक्टिस्टा है। हेलमिन्थ्स का भी ये एनिमल में आता है, और प्रोटोजोआ की कोई एग्जांपल है किसी के जहन में? जार्डिया है, जो डायरिया कराता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, पेन, जार्डियासिस इसको कहते हैं। और प्रोटोजोआ में और क्या आता है, मलेरिया आता है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में, और इसके अलावा और क्या आता है, जार्डिया है, एमीबिया है, एमीबिक डिजेंट्री होती है, एमीबियासिस,
हेमीबिक डिजेंट्री है, जार्डिया है और मलेरिया है, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ में आते हैं। हेलमेंथ्स ये एनिमल में आते हैं। हेलमेंथ्स बड़े होते हैं, 10 सेंटीमीटर तक भी इसकी लेंथ हो सकती है। तो हेलमेंथ्स में जितने भी वर्म्स हैं सारे के सारे आ जाते हैं। वो एस्केरियासिस है, अर्थवर्म है। अर्थवर्म तो इन्फेक्शन नहीं कराएगा, वो दूसरे जो इन्फेक्शन कराते हैं वो ह्यूमन बीइंग में जो इन्फेक्शन कराते हैं ना। अच्छा, प्रियॉन्स छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे प्रोटीन एग्रीगेट्स होते हैं और कलेक्शन ऑफ प्रोटीन, स्मॉल कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, लेक न्यूक्लिक एसिड। इसमें और वायरसेस में यही फ़र्क है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। वायरसेस में डीएनए आरएनए होगा, इसमें आरएनए डीएनए नहीं होता प्रियॉन्स में। ये भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं प्रियॉन्स। और वायरॉइड्स ए कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं है, यानी डीएनए आरएनए नहीं है, और इसमें आरएनए है लेकिन प्रोटीन नहीं है वायरॉइड्स में। और प्लाज्मिड बैक्टीरिया में होता है और एक एक्स्ट्रा डीएनए कहलाता है। ये भी एक वो बन सकता है, एक एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट की वजह बन सकती है, इन्फेक्शन को फैलाने का सोर्स बन सकता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा रही है तो उसमें भी रोल। प्लाज्मिड इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंड स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल नेचुरली एग्जिस्ट इन बैक्टीरिया सेल। कुछ बैक्टीरिया में होता है प्लाज्मिड्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 20 नैनोमीटर, प्रियॉन्स 20 नैनोमीटर्स, प्रोटीन एग्रीगेट होते हैं जो कि टू अ वायरस, बैक्टीरिया, वायरस फिर उससे बड़े हैं, बैक्टीरिया उससे बड़े होते हैं साइज़ में, फंजाई उससे बड़े होते हैं साइज़ में, पैरासाइट फिर उससे बड़े, अप टू 10 मीटर्स इन लेंथ। एग्जांपल टेपवर्म भी है, इसमें आता है एग्जांपल हेलमेंथ्स में। टेपवर्म भी इन्फेक्शन कराता है। टेपवर्म अक्सर एरेडिकेशन उसकी मुश्किल होती है। टेपवर्म के ख़िलाफ़ जो एंटी पैरासाइटिक ड्रग यूज़ करते हैं, तो आम जो एंटी पैरासाइटिक है अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल वगैरह जो मेडिकल में है वो अक्सर रेजिस्टेंट होता है टेपवर्म, इसके लिए स्पेशल ड्रग्स यूज़ की जाती है। तो टेपवर्म है, एस्केरियासिस है और दूसरे छोटे वर्म्स है, सारे के सारे हेलमेंथ्स में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन की कुछ ड्यूरेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन, उनकी लोकेशन के हिसाब से और टाइमिंग के लिए हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन, ताकि कहीं भी हम इन्फेक्शन पढ़े तो मुश्किल ना हो कि एक्यूट की क्या मीनिंग है और क्रोनिक के क्या है, लेटेंट का क्या मतलब है, कहीं लफ्ज़ आया है तो आसानी से समझने में आसानी होगी। एक्यूट मीन्स डेवलप एंड रन इट्स कोर्स क्विकली। एक्यूट फ़ौरन अभी से हुआ और दिनों और हफ्तों की बात है, 1-2 दिन या हफ्ते की बात है एक्यूट। क्रोनिक ये है कि डेवलप मोर स्लोली एंड यूजुअली लेस सीवियर। स्लोली कोई इन्फेक्शन हो रहा है और लेस सीवियर है। एक्यूट सीवियर होता है और फ़ौरन हो जाता है, और जो क्रोनिक है वो स्लोली होता है और लेस सीवियर होता है, बट मे परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। लंबे अरसे तक, इनडेफिनिट, आपको टाइम का पता नहीं होता कि कितने अरसे तक चल सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक कोई चीज़ है चल रही बॉडी में तब से। अब लेटेंट है, लेटेंट की मीनिंग ये करेक्टराइज बाय पीरियड ऑफ नो सिम्टम बिटवीन आउटब्रेक ऑफ द इलनेस। आउटब्रेक हुआ, एक लेटेंट फेज होता है, वो एक ड्यूरेशन है जिसमें सिम्टम नहीं होंगे, सिम्टम बाद में आएंगे, तो ये लेटेंट फेज कहलाएगा। बाय लोकेशन लोकलाइज भी हो सकता है और सिस्टमिक भी है। लोकलाइज वही है बॉडी का किसी पार्ट, किसी सरफेस पे है, और सिस्टमिक पूरे सिस्टम, पूरी बॉडी में इन्वॉल्व है। कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। अ जनरलाइज सिस्टमिक है, अ जनरलाइज इलनेस दैट इन्फेक्ट्स मोस्ट ऑफ द बॉडी विद द पैथोजेंस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली इन टिश्यूज़। पूरी बॉडी में हर टिश्यूज़ को अफेक्ट कर सकता है सिस्टमिक, ब्रेन तक भी जा सकता है, हार्ट में, हाँ किसी भी सिस्टम को वो इफेक्ट कर सकता है। लोकलाइज किसी खास पार्ट पे, जैसे हमने एथलीट्स फुट्स का भी पढ़ा, और रिंगवॉर्म है तो वो लोकलाइज्ड है, और दूसरी है जैसे टाइफाइड है वो सिस्टमिक है, पूरी बॉडी किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। सिफिलिस है सिस्टमिक है, पूरी बॉडी में फैल सकता है। बाय टाइमिंग के लिहाज से प्राइमरी और सेकेंडरी। इनिशियल इन्फेक्शन विद द प्रीवियसली हेल्दी पर्सन,
नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसको कुछ नहीं हुआ, हेल्दी था, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी कहलाएगा। और इन्फेक्शन दैट अकर इन अ पर्सन वीकेंड बाय अ प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, उसकी ट्रीटमेंट हुई या नहीं हुई, या वो पेशेंट उससे ठीक हो गया, दोबारा सेम इन्फेक्शन हुआ तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वापस ऊपर वही बयान, हाँ इससे ऊपर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया। तो इन्फेक्शस डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो साथ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियमिया की क्या डेफिनेशन है और सेप्टिसीमिया की क्या डेफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, मैंने कहा चलो इसको भी डिस्कस करते हैं साथ। बैक्टीरियमिया, किसी को पता है बैक्टीरियमिया की और सेप्टिसीमिया में क्या डिफरेंस है? अच्छा, और सेप्टिसीमिया? और जिसमें इन्फेक्शन सिंपली कॉज हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, वायरस ग्रोथ नहीं है, लेकिन सिंपली इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। अच्छा, बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ के हवाले से, ये इनकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी और इसकी क्या आपने क्या बताया? बैक्टीरियल ग्रोथ अगर पाई जा रही है, हाँ, तो बैक्टीरिया में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, साइन एंड सिम्टम होंगे पेशेंट को, साइन सिम्टम होंगे पेशेंट को, कोई तकलीफ होगी या नहीं? बैक्टीरिया में कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया में साइन सिम्टम्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा डॉक्टर जी, बैक्टीरिया यूजुअली अगर एंटर होता है ब्लड में तो उस दौरान जो सिम्टम नहीं होंगे उसमें बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट केयर करेंगे, मतलब डॉक्टर जी आ गए तो बैक्टीरियमिया यही है कि ब्लड में बैक्टीरिया एंटर हुआ और उसके कोई साइन इन सिम्टम नहीं है पेशेंट को, सिर्फ अगर उसके ख़िलाफ़ बॉडी ने रिएक्ट किया तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, सारे के सारे बैक्टीरियमिया ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली हम ब्रशिंग करते हैं ना, तब भी ब्लड कैपिलरीज़ में अंदर चला जाता है, तो हमारे जो माउथ के बैक्टीरियाज़ हैं या दूसरे हम खाना खाते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज़ तो हर जगह होते हैं, तो ये बैक्टीरियमिया है। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ सीवियर हो जाए, इतनी हो जाए कि वो बॉडी को डिस्टर्ब करे, इन्फेक्शन हाई लेवल पे चला जाए, तो फिर उसको सेप्टिसीमिया कहेंगे, सेप्सिस, फिर बॉडी उसकी तरफ जाएगी। डॉक्टर सही इस तरह? डॉक्टर जिया, अलीशा सही है ना? कोई बात ऐड करना चाहेंगे आप? ठीक है, समझ में आया ना बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया? तो बैक्टीरियमिया प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ लो वायरुलेंस। अब नॉर्मल है, हमने ब्रश किया, लो वायरुलेंस वाले बैक्टीरिया है माउथ के, लो वेएबल बैक्टीरिया इन द वेएबल है, वो ग्रोथ कर सकती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम विच डू नॉट मल्टीप्लाई सिग्निफिकेंटली, जो सिग्निफिकेंटली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, फ़ौरन बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू करती है और ख़त्म कर देती है। तो इसमें साल्मोनेला टाइफी है या इकोलाई है। तो अगर कम मिकदार में हो, लो क्वालिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि लो वायरुलेंस वाले और स्मॉल नंबर में हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर लार्ज होगा और हाई वायरुलेंस होगी तो फिर सेप्टिसीमिया की तरफ जाएगा। तो इकोलाई है, स्टूल और कॉमन पाया जाता है, फैल जाता है, बच्चे वॉशरूम से निकलते हैं, हाथ गंदे होते हैं तो लग जाता है। सेप्टिसीमिया प्रेजेंस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरिया, एग्जांपल है उसकी पायोजेनिक स्टेफिलोकोकस और इन द ब्लड स्ट्रीम, ये इसकी एग्जांपल है। सेप्टिसीमिया कैन लीड टू सेप्सिस। सेप्टिसीमिया अगर किसी की बॉडी में भी होगा, किसी की बॉडी में भी अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी हाई है कि वह हाई वायरुलेंस है और लार्ज नंबर है, तो वो फ्यू पेशेंट को इन्फेक्शस डिजीज़ वाले या इन्फ्लेमेशन वाले सारे साइन होंगे और वो पेशेंट को सेप्सिस की तरफ लेके जाएगा। सेप्सिस होगी, पाइमिया होगा और टॉक्सीमिया, 3 चीज़ें हो सकती हैं। इनकी भी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, बैक्टीरियमिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ विएबल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। विएबल बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में है लेकिन लो वायरुलेंस है, नंबर कम है बैक्टीरियमिया। हाई वायरुलेंस है, नंबर ज़्यादा है सेप्टिसीमिया। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लंग्स के थ्रू, हमने सांस लिया तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं।
बैक्टीरिया इंटर ब्लड स्ट्रीम, लीकिंग वेसल्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में और अब सारे ऑर्गन्स तक जा सकते हैं। अब अगर यहाँ पर इम्यून सिस्टम ने उसको आगे जाने दिया, हर ऑर्गन तक पहुँचने दिया, तो सेप्टिसीमिया होगा, सेप्सिस होगा, देन पेशेंट की डेथ हो जाएगी अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो। सेप्सिस अ होल बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट। सेप्सिस ऐसी कंडीशन होती है मुल्क में, जैसे किसी कंट्री में जंग चल रहा हो, अंदरूनी खाना जंगी हालात फुल ख़राब होते हैं, हर ऑर्गन इफेक्ट होता है सेप्सिस में तकरीबन। अ होल बॉडी इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है, हर जगह इन्फ्लेमेशन होती है। जो इन्फ्लेमेशन के साइंस है वो हर ऑर्गन पे अप्लाई कर सकते हैं आप, वो होंगे। लीडिंग टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, हर ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा सेप्सिस, हर ऑर्गन को फेलियर के, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और लिवर फेलियर। एंड डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन और एंड डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। तो सेप्सिस में दो चीज़ें आखिर में हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। एक है DIC, डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। सबको पता है? किसी को पता है DIC की डेफिनेशन पता है? DIC डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। डिफ्यूज कहीं भी वर्ड को तोड़ के पढ़ेंगे। हाँ, वेस्कुलर इंट्रा मीन्स अंदर वेस्कुलर वेसल्स में, और कोगुलेशन मीन्स ब्लड का क्लोट होना या जमा हो जाना, कोगुलेशन DIC। अब वो क्लोट्स या कहीं भी जाके ब्रेन में स्ट्रोक करा सकता है, लंग्स में क्या कराएगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराएगा, सही। हार्ट में क्या कराएगा? हार्ट अटैक कराएगा। तो कहीं भी जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा DIC। और दूसरी चीज़ हाइपोटेंशन, प्रेशर लो होगा। मेजर जो ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स है और ब्रेन है, तो उस तक हाइपोटेंशन होगा, प्रेशर लो होगा, तो उन तक ऑक्सीजन की सेचुरेशन नॉर्मल सेचुरेशन नहीं पहुंच पाएगी, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। पाइमिया, ऑर्गेनिज्म escape into blood stream in the form of a small aggregates microemboli resulting in the pyemic abscess or septic infarct due to septic thrombosis of large vein in various organ, lungs है, liver, brain, kidney and heart। पाइमिया ये है कि पस का कलेक्शन ब्लड में कहीं से भी चला जाए तो और जाके वो एग्रीगेट करे किसी ऑर्गन में और वहाँ कलेक्शन बन जाए, एब्सिस बन जाए, इसको पाइमिया कहते हैं। करेक्ट। देन टॉक्सीमिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बॉडी में टॉक्सीमिया करा सकते हैं। ब्लड पॉइजनिंग बाय टॉक्सिन फ्रॉम अ लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फूड पॉइजनिंग का नाम सुना है, वो भी अक्सर जो बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कराते हैं वो भी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, डायरिया हो जाता है। उसकी कोई एग्जांपल और अगर जहन में है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वायरीमिया, सर्कुलेटिंग वायरस इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड वायरीमिया। सिंपल, वायरीमिया। ईमिया जहाँ भी आएगा तो इससे मुराद लिया जाएगा ब्लड। ईमिया वायरस का ब्लड में पाया जाना। सिंपल। लेटेंट वायरस इन्फेक्शन। लेटेंट हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है, एक्यूट, क्रोनिक, लेटेंट। हाँ, तो लेटेंट ये है कि हाँ इन्फेक्शन तो हो गया है लेकिन सिम्टम अभी नहीं है। हाँ, लेटेंट इसको है वो। रीएक्टिवेशन ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम अ वायरस इन अ लेटेंट फेज, जैसे हर्पीज ज़ूस्टर है, इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड विद वेस्कुलर स्किन रैश get resolved many years later. Reactivation of the infection from a virus DNA which lies in the latent phase in dorsal root ganglion. बच्चों को हर्पीज ज़ूस्टर हो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं। हर्पीज ज़ूस्टर का दूसरा नाम क्या है? हर्पीज ज़ूस्टर का हर्पीज ज़ूस्टर। हर्पीज बच्चों को होता है, रेश हो जाता है, पूरी बॉडी में रेश हो जाते हैं, पूरी बॉडी में रेश हो जाते हैं। तो वो वायरस लेटेंट फेज़ में चला जाता है, रेश ख़त्म हो जाता है, बच्चा ठीक हो जाता है, नॉर्मल सब ठीक हो जाता है। तो 10 साल बाद, 20 साल के बाद वायरस फिर लेटेंट फेज़ से निकलता है वापस। वो कहाँ छुपा हुआ होता है? डोर्सल रूट गैंग्लियन, स्पाइन के डोर्सल रूट पीछे की तरफ
डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है वहाँ छुपा होता है। फिर जब ये लेटेंट फेज़ इनका ख़त्म होता है तो ये ख़ुद एक्टिवेट हो जाता है फिर, और वहाँ गैंग्लियन, जिस गैंग्लियन में छुपा होगा वो उस गैंग्लियन की जिस नर्व रूट डर्माटूम कहते हैं, जो नर्व किसी स्किन को सप्लाई कर रही होती है उसको डर्माटूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लंबर रीजन है, लंबर रीजन की डर्माटूम है, तो लंबर रीजन में यूनिलेटरल अक्सर इन्फेक्शन होगा, बैक के स्पाइन से लेकर एक साइड पे और नोवेल तक, बिल्कुल नाफ तक एक तरफ का इन्फेक्शन होगा, और हर्पीज जूस्टर वाले जो वेजिकल्स हैं वो निकलते हैं, अगर आपने कभी देखे होंगे वेजिकल्स एक तरफ निकलते हैं, यूनिलेटरल इन्फेक्शन होगा। तो ये लेटेंट, इसके एग्जांपल हैं लेटेंट वायरस इन्फेक्शन की। ऑनकोजेनिक वायरसेस भी कुछ होते हैं जो इन्फेक्शन कराते हैं, इन्फेक्शन के साथ साथ फिर वो ऑनको जहाँ भी आएगा तो उसको इससे मुराद लिया जाएगा कैंसर कॉजिंग viruses which can give rise to tumor means cancer, malignancy। HPV वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है और HTLV वायरस है, ठीक है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV ह्यूमन पेपिलोमा, और HBV हेपेटाइटिस बी कॉमन है और हेपेटाइटिस सी है, और एप्स्टीन बार इतना कॉमन नहीं है, बाकी ये तो कॉमन है, 3-4 कॉमन। होस्ट बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। अब अल्लाह ताला ने ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने इन्फेक्शियस एजेंट के ख़िलाफ़ अब कुछ बैरियर दिए हैं, जैसे स्किन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, GI सिस्टम है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है। ये बैरियर्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फेक्शन के खिलाफ। स्किन क्या करता है, एक केराटिन की लेयर प्रोड्यूस कर रहा होता है, और नॉर्मल स्किन फ्लोरा, ये दो चीज़ें मिलकर जो पैथोजन है वो उसको एंटर होने से ब्लड स्ट्रीम में रोक रहे होते हैं। एक नॉर्मल फ्लोरा, दूसरा केराटिन स्किन की जो लेयर है, तो स्किन की 5 लेयर होती है, वो सारी की सारी प्रोटेक्ट करती है। दूसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्विलर मैक्रोफेज होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि नाक में सांस फिल्टर होगा, और म्यूकोजा है, बाल होते हैं नाक में, फिर एयरवे में भी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है, और सीलिया होते हैं, वो भी सीलियों कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह वो सीलिया पे चिपक जाते हैं। सॉरी। तो एल्विलर मैक्रोपेज बैक्टीरिया होते हैं, मैक्रोपेज जो है वो हमारे न्यूट्रोफिल्स की एक टाइप से ख़ास टाइप से, WBC की एक ख़ास टाइप है जो कि लंग्स की लाइनिंग में होती है। लंग्स की पूरी की इंटरनल लाइनिंग जितनी भी है एल्विला की, उनकी सारी लाइनिंग में मैक्रोपेज होते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन जाएगा तो ये फ़ौरन उनको कैप्चर कर लेगी और ख़त्म कर देगी वही के वही। एंड म्यूकोसेलरी क्लियरेंस, ये म्यूकस जब प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो म्यूकस का मकसद ये है कि बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन उसमें जाके फंस जाए। बलगम की बात कर रहा हूँ, म्यूकस जो, तो वो उसके लिए सीलिया होते हैं, नेचुरली झाड़ू की तरह झाड़ू लग रहा होता है, और सीलिया म्यूकस को बाहर फेंक रहे होते हैं। उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं तो बाहर आ जाते हैं स्प्यूटम की शक्ल में। बाय ब्रोंकियल एपिथेलियम है, और इनकी सारी इंटरनल लाइनिंग है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। GI सिस्टम में सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शियस, हम फूड का है या पानी पिए, अगर उसमें इन्फेक्शियस एजेंट है पानी में या फूड में, तो सबसे पहले एसिडिक इन्वायरमेंट GI का जो मैदा है या गैस्ट्रिक सिस्टम, GI सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, चेक पोस्ट है, वो स्टमक है। तो एसिडिक गैस्ट्रिक pH जो है वो एक मेन रोल प्ले कर रहा है इसमें। pH इसमें कम होती है, और एसिडिक इन्वायरमेंट होगी इसमें। pH कम होगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। pH 1.4 तक है, आई थिंक, है ना, 1.4 1.6 तक pH है। इतना ज़्यादा pH है, यानी कम pH है, यानी एसिडिटी इसकी इतनी ज़्यादा है कि अगर 1.4 pH वाले एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl,
उसमें अगर हम डिप करेंगे अपनी स्किन को तो स्किन जल सकती है, इतनी एसिडिक इन्वायरमेंट होता है स्टमक में। तो एक तो ये है, ये कुछ ऑर्गेनिज्म इससे मर जाते हैं। दूसरा म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो भी एक रोल प्ले करता है। अपने जो पैथोजन है उसको अपनी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करने में, वो जीआई स्टमक के अराउंड एक लाइनिंग बना लेता है म्यूकस की या बलगम की, एक लाइनिंग बन जाती है। और सिक्रीशंस बॉडी स्टमक में निकल रहे होते हैं। दूसरे पेंक्रियाटिक एंजाइम है जो पेंक्रियास से निकलते हैं, वो भी है। लिवर से बाइल निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो भी रोल प्ले कर रहा होता है। डिफेंस और एक डिफेंसिन है, IgA है, और नॉर्मल गट फ्लोरा है। नॉर्मल गट फ्लोरा हमारी जीआई सिस्टम का जो नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल बैक्टीरिया जो हमारी जीआई में होती है, जैसे स्किन में भी है, जीआई में भी है। तो ये नॉर्मल फ्लोरा भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर रही होती है हमें। नॉर्मल फ्लोरा की एग्जांपल जीआई की कौन सा बैक्टीरिया है जो नॉर्मल फ्लोरा है जीआई का? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जीआई का नॉर्मल फ्लोरा है, बैक्टीरिया है जो हमारी जीआई में नॉर्मल पाया जाता है। ये कब डिस्टर्ब होता है? जब हम जब हम ऐसी एंटीबायोटिक खाते हैं जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल को किल कर देती है। तो वो क्या कराती है, उससे क्या होगा, नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी जीआई की, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगा और मोशन शुरू हो जाएंगे, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, डायरिया शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो नॉर्मल फ्लोरा था उसको डिस्टर्ब किया, एंटीबायोटिक खा के उसको डिस्टर्ब किया। जो नॉर्मल नेचुरल मैकेनिज्म है दोनों के दरमियान, उसको डिस्टर्ब करने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है, तो डिजीज़ तो आएगी एंड डिस्टर्बेंस आएगी बॉडी में। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, रिपीटेड फ्लशिंग एंड कॉमन सेल फ्लोरा। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का अपना फ्लोरा है, जीआई का अपना फ्लोरा है, स्किन का अपना फ्लोरा है। हर एक की अपनी अपनी जगह है। एक से दूसरी जगह अगर स्किन का फ्लोरा जीआई में जाएगा तब भी जीआई को डिस्टर्ब कर सकता है। जीआई फ्लोरा कहीं और या यूरिनरी ट्रैक्ट में जा रहा है या यूरिनरी ट्रैक्ट वाला फ्लोरा कहीं और जा रहा है तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी। हर फ्लोरा की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और अहमियत है बस। कॉमेंसल फ्लोरा होता है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। यूरो किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरिथ्रा। जेनिटल जेनेटिलिया, मेल जेनेटिलिया, फीमेल जेनेटिलिया। और इसमें यह है कि हम रिपीटेड फ्लशिंग करते हैं। जैसे ब्लेडर फुल हुआ तो फ़ौरन से अगर हम यूरिनेट करते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं यूटीआई के। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट है, इनहेलेशन है, इनहेल सांस लेना, इंजेक्शन खाने के थ्रू भी इन्फेक्शन जा सकता है, और कांटेक्ट, कोई भी कांटेक्ट हो, स्किन कांटेक्ट हो, हाथ में लाना है और किसी और ऑब्जेक्ट पे से कांटेक्ट में आया, उस ऑब्जेक्ट जो है उस पर इन्फेक्शियस एजेंट है या पैथोजन है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, एनिमल बाइट्स है, जैसे एनिमल बाइट्स जैसे डॉग बाइट डॉग है, और ये बेट चमगादड़, हाँ उससे भी कुछ इन्फेक्शन फैलते हैं। और रेबीज़ फैलता है इससे, डॉग से रेबीज़ वायरल इन्फेक्शन है। और इंजेक्शंस, ये भी एक रूट हो सकता है। और आपके इन्फेक्शियस एजेंट, अनस्टेरलाइज्ड इंजेक्शन है या अनस्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए भी इन्फेक्शन हो सकता है। और कान नाक चीरने की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी अनस्टेरलाइज है तो वो भी इन्फेक्शन करा सकते हैं। कि हेपेटाइटिस बी, सी या एड्स वाले पेशेंट के आँख, नाक और कान चिदवाएँ या उसको कोई इंजेक्शन लगा या उनका ब्लड लगा तो वो भी इन्फेक्शन का सोर्स, ट्रांसमिशन का एक रूट बन सकता है। और वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये थोड़ा सा 8 नंबर पे एक वर्टिकल एक लफ्ज़ है तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन किसी को पता है क्या है वर्टिकल ट्रांसमिशन? हाँ, वर्टिकल ट्रांसमिशन सिंपल है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, दो किस्म की ट्रांसमिशन होती है। कोई भी ट्रांसमिशन, किसी भी डिजीज़ की ट्रांसमिशन 2 तरह की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। सही है, सिंपल है। वर्टिकल ये मदर से, मदर ऊपर है और फीटस में आए, बच्चे में आए, तो ये वर्टिकल है। और एक से दूसरे में पहले तो ये हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन की एग्जांपल्स है 2, प्लेसेंटा के थ्रू भी है और क्या
ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है और मिल्क के थ्रू भी हो सकता है, तीनों सोर्स हो सकती है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन फ्रॉम अ मदर टू फीटस और अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। कुछ प्लेसेंटा के थ्रू फैलते हैं और कुछ जो है मिल्क फीडर और कुछ जो है बर्थ के टाइम, उसकी एग्जांपल्स भी मैंने डाल दी। प्लेसेंटो फीटल ट्रांसमिशन, प्लेसेंटल फीटल यानी प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा सबको पता है ना, आप किसी को पता नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ चीज़ें रिवाइज भी हो जाएगी हमारी। तो प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है मदर और बेबी के दरमियान, फीटस के दरमियान। फीटस के लाएगा मदर के बेबी, अगर वो 9 मंथ तक पूरी ड्यूरेशन में फीटस के लाएगा। तो फीटस और मदर के दरमियान जो कनेक्शन है फूड का और ऑक्सीजन सप्लाई का और ऑक्सीजन सप्लाई, फूड सप्लाई, और तीसरी प्लेसेंटा के थ्रू 3 काम होते हैं ना। एक तो फीटस को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही होती है, दूसरी फूड सप्लाई, और तीसरी नहीं। प्लेसेंटा एक कनेक्शन है बिटवीन फीटस एंड मदर, एक पाइप है आम अल्फाज में। तो एक फीटस तक ऑक्सीजन पहुंचाना इसका काम है, और फूड पहुंचाना, और ब्लड में तो फूड और वो ऑक्सीजन दोनों आ जाते हैं, न्यूट्रिशन सारे आ जाते हैं। फीटस का जो वेस्ट है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर में आता है और मदर की किडनी की और उसके थ्रू निकलता है। फीटस का जो वेस्ट है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, दूसरी चीज़ें हैं बॉडी की, वेस्ट प्रोडक्ट फीटस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उनकी वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लेसेंटा के थ्रू वेन्स है वो उसमें वापस आते हैं। अच्छा, तो प्लेसेंटल fetal transmission during pregnancy, in which the effect of the fetal development will depend on when during gestation the infection occur। अब ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कब हुआ प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ, थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ, वो डिपेंड करता है। तो इसमें रूबेला इन्फेक्शन है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्लेसेंटो फीटल ट्रांसमिशन हो जाती है, और ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ एट अ टाइम ऑफ HIV बेबी में, न्यू बेबी में भी ट्रांसमिट होने का ख़तरा है। और HBV हेपेटाइटिस बी वायरस, ये 3 वायरसेस हैं जो कि मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट, वर्टिकल ट्रांसमिशन, सही समझ में आ गई? प्लेसेंटा के थ्रू एट द टाइम ऑफ बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, वर्टिकल फीटस से मदर से फीटस में। रूट ऑफ एंट्री तो हो गए हमारे सारे। चलो नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट स्लाइड, वापस पीछे। हाँ, रूट ऑफ एंट्री ये स्किन है या आपकी एपिथेलियम है या म्यूकोजल लाइनिंग है, GI की म्यूकोजल लाइनिंग है, म्यूकोजा है, एपिथेलियम है स्किन की, या रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उनके थ्रू अगर इन्फेक्शन जा रहा है तो ब्लड लिम्फेटिक में या ब्लड में जा रहा है, और उनके थ्रू किसी भी ऑर्गन तक पहुंच सकता है, लिवर तक और आपकी किडनी तक, लंग्स और स्किन, ब्रेन, किसी भी ऑर्गन को। वो इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रोमल फेज़, क्लिनिकल फेज़, डिक्लाइन फेज़, रिकवरी फेज़। ये फेजेस है या पीरियड्स है किसी भी इन्फेक्शन के, कोई भी इन्फेक्शन होगा उसमें ये फेजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल मलेरिया है उसमें भी है, अगर डेंगू है और कोई भी नए इन्फेक्शन आ रहे हैं तो उनके स्टेजेस या फेजेस कहलाते हैं ये। तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा, पहले अगर कोई भी इन्फेक्शन या और इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में इंटर हुआ तो अपने आप को इंक्यूबेट करेगा बॉडी में, या अपनी नस्ल को बढ़ाएगा वहाँ पर, इंक्यूबेशन जैसे। हाँ, तो टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम, इन्फेक्शन बॉडी में इंटर हुआ, इन्फेक्शियस एजेंट, और उनके कोई साइन सिम्टम नहीं है, होस्ट को कुछ पता नहीं है, होस्ट को पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, वो इंक्यूबेशन पीरियड हर पैथोजन के अलग अलग होते हैं।